नमस्कार मैथिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, और पहले तो आपको भारत माता की जय और वंदे मातरम। 12 घंटे से ज्यादा की बहस चली है लोकसभा में। 2 अप्रैल को बहस शुरू हुई थी और 3 अप्रैल हो गया है। रात को 1 बजे के आसपास वोटिंग हो रही है। तो आप सोचिए कि कितनी संजीदगी के साथ मोदी सरकार ने इस बिल को तैयार किया और इस बिल के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। सर, बहस तो अंदर ये हो रही थी कि और टाइम मिलना चाहिए था। 8 घंटे दिए गए थे ना सरकार की तरफ से, 12 घंटे ज्यादा तो हो ही गया। 70 साल के स्वतंत्र भारत के इतिहास में, 75 साल के स्वतंत्र भारत के इतिहास में हम वो पहली सुबह के साक्षी बनेंगे जो कि इस भारत को असली भारत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़े कदम का जो है वो साक्षी होगा। देखिए अंजू जी, यही तो खूबसूरती है कि मोदी सरकार सदैव हर विषय के ऊपर पूरी गहनता के साथ और पूरी परिपक्वता के साथ सबको साथ लेके चलना चाहती है और सबके विषयों को समावेश कर कर एक, मैं ये कहूँ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से विपक्ष को भी साथ लेके चलना चाहती है। जैसा कि आज आपने डिबेट में देखा भी कि सभी को पूरा मौका मिला, और यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी जी ने तो आज बिल की कॉपी तक फाड़ दी गांधी जी का उदाहरण देकर। तो मुझे तो वो याद आ गया कि एक मांसाहारी किस प्रकार से एक बकरी को बता रहा है कि शाकाहार किया जाता है। तो मुझे वो देखकर बड़ा अच्छा लगा कि वो बिल की कॉपी फाड़ रहे थे। उनके अंदर जो घबराहट थी वो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये जो बिल में अमेंडमेंट्स हुए हैं, पहली चीज तो आपके दर्शकों को ये पता होनी चाहिए कि जो ये वक्फ बिल आया, ये बिल तो ऑलरेडी 1954 से पास है। ये ऑलरेडी प्रपोज्ड नहीं, ये तो प्रैक्टिस में है। कल रात को जो पूरी मैराथन चर्चा हुई उसका डिवीजन हुआ, और डिवीजन में मैं आपको बताते हुए बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूं कि 288 वोटों के साथ ये बिल के अमेंडमेंट्स पास हो गए और इसके विरोध में मात्र 232 वोट मिले। और अब वक्फ बोर्ड किसी की संपत्ति पर आर्टिकल 40 के अंडर वो रीजन टू बिलीव के अंतर्गत बिगर कागज के कब्जा नहीं कर पाएगा। अब लिमिटेशन एक्ट के माध्यम से जो वक्फ बोर्ड है वो भी अंडर लिमिटेशन आ गया है। उसके हर ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में। एक चीज और, अब वक्फ बोर्ड को कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ घोषित करने से पहले जिलाधिकारी की परमिशन लेनी पड़ेगी। वहां पर सारे कागज जमा करने पड़ेंगे। वहां बताना पड़ेगा कि अब्दुल ने हमको ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और उस अब्दुल ने अपने दादा से या परदादा से या खुद जमीन को खरीदकर इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक प्राप्त किया। एक बात और, यदि किसी गैर मुस्लिम के द्वारा प्रॉपर्टी वक्फ करने की बात, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि होता नहीं है, पहले किया जाता था, तो अब वो भी प्रोपोगेंडा और गोरख धंधा नहीं चलेगा। असदुद्दीन ओवैसी को सबसे ज्यादा तकलीफ तो वो सेक्शन 40 से ही थी ना। उनको लग रहा था कि उसमें अमेंडमेंट क्यों किया गया, क्योंकि उनको तो लगता था जहां हाथ रख दो वो वक्फ की जमीन है, कागज कोई मांगे ना। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में 90% वक्फ की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कागजात ही नहीं है। तो अब तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया ना। अब तो उनको अपनी प्रॉपर्टी का भी हिसाब देना पड़ेगा। 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी हैदराबाद में ओवैसी परिवार के पास है। देखिए अंजू जी, लड़ाई असली यही थी। आपके चैनल पे मुझे ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि इस वक्फ बोर्ड से किसी मुसलमान का कभी कोई भला नहीं होता। हो सकता है आपके चैनल पे मुझे 2-4 बातें सुनने को भी मिल जाएं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्फ बोर्ड से सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी का हुआ है तो वो एक आम मुसलमान का हुआ है। कारण क्या है कि उसके नाम पर तो ये अपनी दुकान चलाते थे, ओवैसी जैसे लोग, जाकिर नाइक जैसे लोग, और जितने भी ये सेपरेटिस्ट लोग हैं, जिनको की काम ही एक है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 4, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले लोगों को सपोर्ट करना। अब जैसा कि आपने कहा कि 3000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अकेले ओवैसी साहब के पास है हैदराबाद के अंदर। तो आपको एक मैं उदाहरण और देता हूं। देखिए, आपने जो रीजन टू बिलीव की बात की, आर्टिकल 40 की बात की, उसके अंदर
आपको आंकड़ा सुनेंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। वक्फ के पास में 8,72,000 प्रॉपर्टीज वक्फ के रूप में हैं, और उनमें से जो डीड कन्वर्ट हुई है उसका आंकड़ा सुनेंगी तो आपके दर्शक और आप और हैरान रह जाएंगे। मात्र 1,081 डीड कन्वर्ट हो पाई हैं, मात्र, मतलब 8,72,000 में से मात्र 1,081 डीड क्लियर हुई। और रीजन टू बिलीव आर्टिकल 40 के माध्यम से जो उन्होंने चोरी चुकर्री की है वो 4 लाख प्रॉपर्टीज है। मतलब 50% तो ऐसी हैं जो कि सीधे सीधे केवल रीजन टू बिलीव कि हाँ, चलते चलते कह दे कि हाँ यार, ये जो ताज होटल है इस जमीन के ऊपर मेरे दादा के दादा का जो है वो स्वामित्व था, और मेरे चचा जान जो है वो यहाँ खेती करते थे, ये हमारी जमीन है। अब वक्फ के अधिकारी सुनेंगे, कहेंगे अच्छा ये तुम्हारी है, वक्फ करते हो क्या? हाँ जी कर दी। तो अब ये ताज होटल आज से वक्फ की प्रॉपर्टी, वो नोटिस कर देंगे। तो ये जो रीजन टू बिलीव था ना, ये जो चोरी उचक्काई थी, ये आज खत्म हो गई। और एक आंकड़ा आपको मैं देता हूं, देखिए सेक्शन 40 के अंदर जो असली हथियार था इस वक्फ बोर्ड का वो ये था कि बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी सबूत के किसी भी प्रॉपर्टी को जिलाधिकारी को आदेश दिया जा सकता था कि ये जमीन जो है वो वक्फ के जो है हिस्से में आती है। इसका एक ताजा उदाहरण तमिलनाडु के अंदर त्रिची है, या हाँ एक गांव है त्रिची के अंदर, वहां पर 1500 साल पुराना शिव मंदिर, और वो 1500 साल पुराना शिव मंदिर कैसे है कि चोल वंश के राजाओं ने उस जो शिव मंदिर है उसको जमीन दी थी वहां पर। वो जमीन पे शिव मंदिर 1500 साल पुराना है, उसको इन्होंने वक्फ कर लिया। और बहुत अच्छा कहा किरण रिजिजू जी ने कि अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो ये जो सदन है ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित हो जाएगा। तो ये एक अजगर की तरह था जो लगातार निगल रहा था इस देश। पर सर आप ये सोचिए कि मतलब अभी तक कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर जाकर ये बोर्ड लगा देते थे, कह देते थे, और किसी की सुनवाई नहीं होती थी। कितनी तकलीफ हो रही थी इमरान मसूद को देखिए। और वहां तो यहां तक कहा, एक दो ऐसे सांसद है जिन्होंने कि माइनॉरिटीज इस कानून को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तब आप देखिए अमित शाह को कितने जोरदार तरीके से कहना पड़ा कि देश का कानून है, कौन इसे स्वीकार नहीं करेगा। देखिए अंजू जी, आप जिनकी बात कर रही हैं, जिनका नाम ले रही हैं, ये वही लोग हैं जो कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर मलाई खा रहे थे, मजे कर रहे हैं। इनका अगर इतिहास देखेंगे, इनके परिवार का इतिहास देखेंगे तो उनका काम यही है कि वक्फ घोषित कराओ किसी भी सरकारी जमीन को और उसको किराए पे दे दो। एक उदाहरण था, माननीय किरण रिजिजू जी ने भी उदाहरण दिया था कि एक बहुत बड़ी जो है 50 करोड़ 60 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जिसको कि 12,000 रुपए महीना पे किराए पे दे दिया गया। आप सोचिए किसी बड़े होटल को। तो ये जो असलियत है ये आज इस चर्चा में सबके सामने आ गई, और मैं तो धन्यवाद करूंगा विपक्ष का कि वो भागा नहीं, उसने वॉकआउट नहीं किया, उसने चर्चा को चर्चा के रूप में स्वीकार किया। मैं धन्यवाद करता हूं, राहुल गांधी जी का भी करता हूं, मैं चंद्रशेखर रावण का भी करता हूं, मैं असदुद्दीन ओवैसी का भी करता हूं, और मैं अखिलेश जी का भी करता हूं कि आखिर आप लोगों ने पूरे विश्व के सामने कांग्रेस के इस काले चिट्ठे को सामने रखा कि कोई ऐसा भी कानून इस देश, ये लोकतंत्र, हम कहते हैं कि हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर ऐसा भी कोई काला कानून हो सकता है जिस काले कानून के अंदर आप एक धर्म विशेष को उसके बोर्ड उसके लिए बनाए गए मात्र एक ट्रस्ट को, एक नॉर्मल ट्रस्ट है वो, उस ट्रस्ट को आप इतनी ताकत दे देंगे कि वो किसी भी जिलाधिकारी को कोई भी प्रॉपर्टी खाली कराने का आदेश देगा और वो जिलाधिकारी बाउंड टू एग्जीक्यूशन है कि लॉ बाउंडेड है कि हाँ इसको कराना पड़ेगा। एक और आपको मैं जानकारी देता हूं, देखिए किस प्रकार का धंधा चलता था इस वक्त के तहत। इन्होंने गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, एएसआई की,
जो प्रॉपर्टीज है उनमें 5,973 प्रॉपर्टीज को इन्होंने वक्फ घोषित कर रखा। मतलब कोई प्रॉपर्टी आजाद हुआ भारत, उसके बाद एएसआई के हिस्से में आई, वहां आप जाइए, नमाज पढ़िए, और ये तो जी एग्जीक्यूशन हो रहा है इस्लाम का यहाँ पर। तो ये जो हमारा राइट टू बिलीव है कि हमारी प्रॉपर्टी है तो हमें दे दी जाए, तो एएसआई की हिम्मत नहीं थी उनको छेड़ने की, और इस प्रकार से उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी इनकी कब्जा की। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2013 के अंदर 104 बी जो 2013 में अमेंडमेंट आया था, इसके अंदर था रेस्टोरेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। मतलब कि कोई प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट के पास है, वैसे तो ये सब कब्जा कर ही लेते हैं, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉपर्टी इनको लगता है कि ये गवर्नमेंट के पास है, तो ये उसको बोल सकते हैं कि हमें प्रॉपर्टी दीजिए, और प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। 123 प्रॉपर्टी का बार बार इस बिल के अंदर चर्चा हुई। मैं आज आपको एक बहुत काला अध्याय और काला सच बताना चाहता हूं, जो कि पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए, पूरे विश्व को जानकारी होनी चाहिए। अंजू जी, इस देश के अंदर विधान है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर एक्वायर कर लेती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट एक्वायर करने के बाद उसका पैसा पे कर देती है, तो वो दोबारा से डी नोटिफाई नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको परचेज कर लिया, आप उसे डी नोटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर हुआ 1911 के अंदर, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस जो 123 प्रॉपर्टीज की बात करें, लुटियंस को बनाने के लिए जब उसको परचेज किया, आपका अधिग्रहित किया, तो उसमें पेमेंट किया उन्होंने, क्योंकि कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाना था। अब जब कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक्वायर किया प्रॉपर्टीज को और उनको पे कर दिया, उसके बाद 57 साल के बाद 1970 में दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है कि ये प्रॉपर्टीज जो कि एक्वायर्ड है, ऑलरेडी पेड है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज। देखिए कितना बड़ा कोलक धंधा। और 2013 में जल्दबाजी में आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, मनमोहन सिंह जी और उनकी कैबिनेट नोट पास करती है, हाँ जी ये वक्फ प्रॉपर्टी से दे दो, जिनकी मार्केट वैल्यूएशन 2013 में 6,000 करोड़ से ज्यादा की। तो देखिए किस प्रकार की बंदरबाट और लूट मचाई गई इस देश के अंदर। वक्फ के नाम पर हर कांग्रेसी नेता ने अपनी दुकान चलाई। कोई भी प्रॉपर्टी है उसे डिस्प्यूटेड कराओ वक्फ के नाम पर, फिर एक्सटॉर्शन लो कि हम आपका काम जो है उसमें करा देंगे, इनके ट्रिब्यूनल में इतना पैसा चाहिए, इतना कट चाहिए। तो ये धंधा था, इसीलिए तो ये छातियां पीट पीट कर रो रहे हैं कि हाय रे, मोदी ने तो दुकान बंद कर दी हमारी, हाय रे अब हम कैसे कमाएंगे, हमारा धंधा बंद कर दिया। ये है असली परेशानी। सर छाती तो इसलिए पीट रहे हैं कि अभी 1 साल पहले इन्होंने वी का साइन दिखाया था ना, राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी आंख से आंख नहीं मिला पाते हैं, कंधे झुकाकर चलते हैं, अब तो उनके पास मेजॉरिटी नहीं, देखो 240 सीटों पर, ये 400 प्लस की बात करते थे। सर आज रो रहे होंगे वो कि 240 सीटें जीतने वाली बीजेपी ये कमाल कर सकती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को तो छूने का कोई, जैसे ही 370 के लिए कहते थे ना, कोई छू नहीं सकता उसको, इसके बारे में भी यही बोलते थे, और वो बिल भी पास हो गया। देखिए अंजू जी, मैं तो एक सुझाव देना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है, आदरणीय श्रद्धेय गृह मंत्री जी अमित शाह जी वो शख्सियत हैं कि जहां आप उनको उंगली करोगे वो वहां जरूर पूरा का पूरा हाथ देंगे। आपने पहले बोला 370 और 35 से हटाने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, ना तो एक बूंद खून गिरा, ना ही किसी ने चिल्ला पौंकी, और 370 भी हट गई, 35 भी हट गई। इसी तरह चिल्लाते थे तारीख नहीं बताएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और तारीख नहीं बताएंगे। तो इनको पता चल गया कि 5 तारीख को वहां पर राम मंदिर जो है उसका शिलान्यास हुआ, और 21 जनवरी को वहां पर उनका जो है आपका प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो अब बार बार चिल्लाते थे ट्रिपल तलाक के ऊपर, नहीं जी हाथ मत लगाओ, ये हमारा जो है वो दीनी मामला है, दीनी मामला है। तो मोदी सरकार ने यही कहा कि भाई देखिए, माताएं बहनें सबकी साझी होती हैं, हर बहन माँ और बेटी की रक्षा, उसकी इज्जत की जिम्मेदारी जो वो नरेंद्र मोदी की है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से ट्रिपल तलाक को सफाई कर दी। हलाला जैसी कुरीति कि भैया पति ने छोड़ा तो वो
देवर उसके संग सुहागरात मनाएगा। अब मैं क्या शब्द प्रयोग करूं, मातृ बहनें और हमारी बहुत सारी मातृ शक्ति देखती हैं, लेकिन इतना ही था कि जो गंदगी थी वो साफ कर दी। तो अब ये जो एक गंदगी और थी इस देश के अंदर, भूमाफिया, लैंड जिहाद, कहीं पर भी आप मजार बनाओ और वो इस्लाम से रिलेटेड हो गया और बन गया वो वक्फ प्रॉपर्टी। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इस तरह से कब्जा कर ली थी। तो इनको इसको समाप्त करने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब सीधा है, भैया तुमने वक्फ करना है करो, लेकिन पहले कागज चेक कराओ अपने, जाओ जिलाधिकारी के पास, हाँ जी मैं ये प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहता हूं, तुम्हारे कागजों की वेरिफिकेशन होगी, तुम सही हो, जाओ वक्फ करो। किसने रोका है? कोई परेशानी नहीं है। सर इनको दिक्कत तो इस बात से भी है ना, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है इस वक्त वक्फ के पास वो सारी डिस्प्यूटेड है, और जो डिस्प्यूटेड है, जिनके मामले पहले से ही ट्राइब्यूनल के पास है, उनमें तो कागज दिखाने पड़ेंगे। अंजू जी मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि कोई भी प्रॉपर्टी जो इनके पास है, चाहे वो 1954 से ही क्यों ना हो, सबकी वेरिफिकेशन होगी, सबकी जानकारी निकाली जाएगी। जो प्रॉपर्टी क्लियर है, ओरिजिनलिटी में वक्फ की गई है, वो प्रॉपर्टी वक्फ के पास रहेगी। उसके अलावा यदि कोई सरकारी जमीन कब्जा करके फर्जी कागजों के आधार पर वक्फ की गई है, वो वापस होगी। रीजन टू बिलीव के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी मजाक मजाक में ही वक्फ कर दी गई हो, अब्दुल पंचर वाले के माध्यम से डीएलएफ मॉल जैसी प्रॉपर्टीज भी, तो वो सब वापस हो जाएंगी। और साथ में आपको बता दूं, जिस प्रकार से जो एएसआई की जमीनें थी सरकारी, जो पुरातत्व विभाग की, वो जमीनें वापस होंगी। और खुद असदुद्दीन ओवैसी ने स्वीकार किया था कि 1.25 लाख प्रॉपर्टी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में अकेले में है, और वहां पर हमारे पास 1,12,000 प्रॉपर्टीज के कागज ही नहीं। तो भैया कागज तो दिखाने पड़ेंगे। अब ये बात नहीं चलेगी कि भैया कागज तो हमारी बकरी खा गई, बकरी को दद्दा जान खा गए, और दद्दा जान जो है अब कब्र में है, तो हम कहां से लाएं कागज। तो अब वो चीज नहीं चलेगी। अब आपको कागज दिखाने पड़ेंगे। आधार जैसे है, जैसे पैन कार्ड है, बैंक स्टेटमेंट, उसी प्रकार से आपकी प्रॉपर्टी फर्द होगी, रजिस्ट्री होगी, बैमनामा होगा, या कोई बिल वसीयत आपके वालिद ने दी होगी, वो सब दिखानी पड़ेगी कि हाँ ये प्रॉपर्टी आपकी, इसके बगैर नहीं चलेगा। सर इस बिल के पास होने के साथ उन लोगों ने तो राहत की सांस ली होगी जिनके गांव पर रातों रात जाकर इन्होंने बोर्ड लगा दिया था कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो जो तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश का गांव है। कम से कम वो लोग तो राहत की सांस ले रहे हैं। और सर ऊपर से आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार अपने भाषण में यही बोलते आ रहे असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। अगर ये असंवैधानिक होता सर, तो फिर वो जो पहले की कांग्रेस सरकारें इसमें संशोधन करती आई थी सदन में खड़े होकर, वो संशोधन कैसे हो रहे थे अगर ये असंवैधानिक था? देखिए अंजू जी, जो असंवैधानिक असंवैधानिक चिल्ला रहे थे, असल में वही इस देश के अंदर असंवैधानिक, वही इस देश में नाजायज हैं, वही इस देश में अवैध हैं। ये रजाकारों के वंशज हैं जिन्होंने इस देश को तोड़ने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई, और आज भी इस देश के अंदर माहौल को खराब करने की सदैव कोशिश करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके माध्यम से यदि असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी देख रहे हो, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि भैया 15 मिनट और 15 सेकंड वाला मामला खत्म हो गया। आप तो कागजों की तैयारी कर लो, संदूकों को खोलो और चेक करो कि कागज है कि नहीं है प्रॉपर्टी के। फिर मत चिल्लाना कि इस देश के अंदर घोर अहिष्णुता है, अरे देखो सरकार कैसे हमें टारगेट कर रही है। कोई टारगेट नहीं है। अपने अपने कागज तैयार कर लो, चेक करा लो, नोटरी वाले का अगर कोई नोटरी का ठप्पा रह गया वो लगवा लो, कहीं कोई रसीदी टिकट रह गई हो तो वो लगवा लो, लेकिन कागज दिखाने पड़ेंगे। अब एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो बिल है ना, इसको मुस्लिम समाज ने भी स्वीकार किया है। इस बिल का स्वागत मुस्लिम समाज ने भी किया है, क्योंकि उनको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे मोटे मुर्गे बड़ी बड़ी वक्फ प्रॉपर्टीज पे कब्जा करके बैठे हुए। मुस्लिम समाज को पता है जो गरीब बेवाएं हैं, ये जो यतीम बच्चे हैं, जो विकलांग लोग हैं, जिनके लिए असलियत में वक्फ करने की बात करते हैं इनके लोग, तो वो उनको नहीं मिल रहा। तो अब जो है उनको एक आस बंधेगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर किसी भी प्रकार से कोई गैर धर्मी नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कोई गैर धर्मी नहीं है। लेकिन जैसे कि अंजू पंकज जी ने कोई चंदा दिया, चंदा किसी को दिया, तो जो आपका चैरिटी इंस्पेक्टर होगा, जो चैरिटी देखता है,
वो सरकारी आदमी होगा, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी होता है, सिख भी हो, ईसाई, कोई भी धर्म का हो सकता है। तो वो जो इंस्पेक्शन करेगा वो विधर्मी हो सकता है, वो गैर धर्मी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, कि आपने जो चंदा दिया वो चंदा सही से सही काम में एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। यही दर्द इन लोगों को है कि जितना मर्जी माल ही अपनी जेब के अंदर यहां डाल लेते थे और बस, और फिर चिल्लाते थे मोदी से बचो, मोदी मार देगा, मोदी काट देगा, मोदी ये कर देगा, वो कर देगा। अब वो सब खत्म। भाई मोदी से डराओ कोई बात नहीं, पहले इस चंदे का हिसाब बताओ, कागज भी दिखाओ, पैसे का हिसाब भी बताओ, और सरकार के द्वारा किए गए कानून का पालन भी करो। ये करना पड़ेगा। जो जिस प्रकार गृह मंत्री जी ने बोल दिया ना, सदन के द्वारा पास किया गया कानून है, हर किसी को मानना पड़ेगा। सर उसका क्या होगा? महमूद मदनी जो कह रहा था हमको तो स्वीकार ही नहीं है, हमको तो मंजूर ही नहीं है बिल, उसको भी तो ये वाला मैसेज चला गया है ना अमित शाह का। बिल्कुल सबको मैसेज है, वो भी लाउड एंड क्लियर है कि भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब वो समय नहीं रह गया कि आप दिल्ली की कोई सड़क घेर लो, क्योंकि केंद्र में तो सरकार है ही, आप दिल्ली में भी रेखा सरकार है, और रेखा जो है वो लक्ष्मण की रेखा है, उसको पार करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारी जो रेखा दीदी हैं वो भी नरेंद्र मोदी जी की पक्की भक्त हैं। वो यहाँ पर जो कायदे में रहेगा उसको फायदा करेंगी, और जो कायदे में नहीं रहेगी उसका इलाज भी वो करना जानती है, ये उन्होंने पहले ही बता दिया। सर कल जब 12 बजे ये इस पर बहस शुरू होनी थी सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, उससे पहले आपको याद होगा प्रेस क्लब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि बड़ा दुखद है अगर ये पास हो जाता है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम धरने पर बैठेंगे। अब आपको क्या लगता है, लोकसभा में पास हो गया है, आज ये राज्यसभा में पेश होगा, वहां पर भी आंकड़े फेवरेबल हैं, तो अब ये इन लोगों की स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है? इनकी स्ट्रेटेजी केवल और केवल देश में अनार्की फैलाने की हो सकती है। उसके लिए आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा जो चाक चौबंद कानून व्यवस्था है वो इलाज है। हाँ, ये सच है कि कांग्रेस शासित जितने भी प्रदेश हैं वहां पर कानून व्यवस्था कुछ चिंताजनक स्थिति में आ सकती है। वहां ये उनको मौका दे सकते हैं कि आओ उधम मचाओ, तोड़फोड़ करो, आगजनी करो, दंगा करो, ताकि एक मैसेज जाए देश में कि हाँ माइनॉरिटी जो है वो नाराज है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में तो कोई पत्थर क्या एक चिड़िया को उड़ाने की हिम्मत नहीं करेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और रही बात जहां तक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो बंदर घुड़की आपने देखी है ना, जंतर मंतर पे इकट्ठे तो हुए थे, क्या हुआ था, संकेतिक था, कितने लोग आए थे आप बताइए मुझे। तो देश का मुसलमान भी ये बात मानता है कि भाई देखो, जैसी होगी सूरत वैसी होगी सीरत, और जैसी होगी सीरत वैसी होगी रंगत। तो देश का जो प्रधान है वो चौकीदार जो है वो ईमानदार है। तो जो बदमाश थे उनका इलाज पिछले 9 साल 10 साल में हो चुका है, अब फिर उधम मचाएंगे तो फिर इलाज कर दिया जाएगा, ये अच्छे से जानते हैं ये लोग। जो राज्यसभा है वहां पर क्या सिचुएशन रह सकती है? वहां पर भी क्या हम इसी तरह की बहस सुनेंगे? जबकि आज जितना कुछ कहा गया है लोकसभा में, क्या वही बातें रिपीट होंगी वहां पर? क्योंकि नया क्या बताया जाएगा, विपक्ष की तरफ से क्या सवाल उठाए जाएंगे? देखिए, आपको बहस के ऊपर पहले एक आंकड़ा मैं दे दूं। जब 2013 में बहस कराई गई थी इस वक्फ बिल पे, तब टोटल दोनों सदनों में मिलाकर 5 घंटा 31 मिनट के आसपास बहस की गई थी टोटल 2013 में। जबकि जो आज की डेट में नए नए संविधानवादी बने हैं ना, संविधान की प्रतियां लेके घूमते हैं सदन में, उनकी जब सरकार थी तब उन्होंने 5 घंटा 31 मिनट इस वक्फ बिल के ऊपर चर्चा करवाई थी, अमेंडमेंट के ऊपर। और आज 8 घंटे लोकसभा और 8 घंटे राज्यसभा में ऑफिशियल टाइम था, जो कि 12 घंटे हुआ लोकसभा में। और मुझे ऐसा लगता है कि राज्यसभा में भी पूरा समय सभी को दिया जाएगा, जो जितना चाहे उतना देर बोले, 12 घंटे भी खींच सकता है। तो ऐसा लगता है मुझको कि राज्यसभा में भी ये सब बातें होंगी, लेकिन नए रूप में हो सकती हैं, क्योंकि इसके और भी कई प्रारूप निकले हैं, जैसे कि लिस्टें शो की जा सकती हैं कि कितनी हजार प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्प्यूटेड हैं,
रीजन टू बिलीव के अंतर्गत कितनी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस देश के अंदर कब्जा की गई हैं। 123 प्रॉपर्टीज के बार बार ये नाम, एक तो मैं आपको बताऊं, एक सांसद तो ये बोल रहे थे कि 123 प्रॉपर्टी है कौन सी, बताओ जरा नाम बताओ उनके। तो हो सकता है कल लिस्ट भी मिल जाए उनको, अगर उनके पास लिस्ट ना हो तो मैं दे सकता हूँ, मेरे पास है सारी लिस्टें इनकी। तो हाँ, मेरे पास है सारी लिस्टें हैं। और ये जो कब्रगाहें बता देते हैं, मस्जिद बता देते हैं और आपकी मजार बता देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी वीआईपी सड़क पे छोटी सी मजार बनाकर उस सड़क का आधा किलोमीटर का हिस्सा खा जाना ही वक्फ का रीजन टू बिलीव नाम का एक उदाहरण है। तो ऐसे ये करते हैं। 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने कब्जा कर रखी है, 123 प्रॉपर्टीज जो। और सर लोकसभा में तो बहुमत था और राज्यसभा में भी लगभग यही सिचुएशन है, 121-22 के आसपास तो एनडीए के पास सांसद हैं ही। बहुत अच्छे तरीके से लोकसभा में जो पास हुआ है उसी प्रकार राज्यसभा में भी हो जाएगा। टोटल 119 चाहिए होते हैं, 121 से ऊपर हमारे पास है बहुमत, और नॉमिनेटेड मिला के और 127 तक पहुंच जाता है वो आंकड़ा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्यसभा में बहुत आसानी से हम पास कर जाएंगे। सर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिल है और इसको पास करवाना बहुत टेढ़ी खीर थी और सरकार की मंशा पर सवाल बिल्कुल नहीं उठाया जा सकता। 8 महीने से वो जेपीसी की बैठकें हो रही थी और उसके बावजूद बहस के लिए भी टाइम दिया गया। सरकार चाहती थी कि आराम से इत्मीनान से इस पर बात की जा सके। अगर सरकार की मंशा कुछ और होती सर, तो फिर तो ये पिछले साल अगस्त में ही पास हो जाता। अंजू जी, ये जो बिल पास हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि एक शरीर के अंदर जो हृदय होता है, वो हृदय यदि किसी कारणवश जैसे हृदय घात हो जाता है, नसें जो है जाम हो जाती है, तो नया दिल डाला जाता है। आज देश के शरीर में एक नए हृदय का ट्रांसप्लांट हुआ है। आज जो हमारी जड़ों में दीमक लगी हुई थी, उस दीमक को साफ करने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की सरकार ने किया है। और आने वाली पीढ़ियां कितनी कृतज्ञ होंगी सनातनी लोग, जो कि आज काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने किया है, ठोक के किया है, छाती ठोक के, कि हम इस भारत माता की जय को सदैव जय जयकार ही कराते रहेंगे। ये उस दिशा में इतना बड़ा काम है। 370 से भी बड़ा काम है, मैं आपको बता दूं अंजू जी। ये 370, 35 है, ट्रिपल तलाक, हलाला से बढ़कर काम है। इस देश की इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाने से भी बड़ा काम है। यहां तक कि परमाणु हथियार बनाने से भी बड़ा काम था ये वक्फ प्रॉपर्टीज। जब जमीन ही नहीं रहेगी तो देश कहां रह जाएगा। हम एक अदृश्य इस्लामिक जंजीरों में बंधे हुए थे, वो आज टूटी हैं और आज सही मायने में ये देश आजाद हुआ है। मैं आपको बता दूं अंजू जी, आज सही मायने में देश आजाद हुआ है। वरना किसी की भी प्रॉपर्टी कब्जा कर ले, अंजू पंकज की प्रॉपर्टी जाके कब्जा कर ले, अंजू पंकज लगी रहे कोर्ट की खाती रहे, कोर्ट में भी कुछ नहीं होना, क्योंकि ट्रिब्यूनल में ही होना जो कुछ होना है। तो ये खत्म किया है, ये डर खत्म किया है देशवासियों के हृदय से। और मैं तो धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, हीरा बा को शत शत नमन है, जैसे ऐसा बेटा उन्होंने जना। मैं अमित शाह जी को, उनकी माता जी को, उनके पिताजी को, सबको जो है शत शत नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे बच्चों का जो भविष्य है आज उसको सिक्योर्ड किया है, सुरक्षित किया है। ये देश रहने लायक रह जाएगा आगे आने वाले 50 साल। बिल्कुल एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हम सबके लिए। ये जो वक्फ रूपी भू माफिया, चंदा चोर जो जड़ें अपनी जमाते चले जा रहे थे और वोट बैंक की खातिर इंडी गठबंधन की पार्टियां इनको, जिसे कहते हैं ना, आगे बढ़ाते जा रहे थे और ज्यादा सशक्त बनाते जा रहे थे वक्फ बोर्ड को, आज उन सब के मुंह पर ताला लग गया है। अब देखते हैं सर कि आज दिन में राज्यसभा में क्या कार्रवाई होती है और दूसरा ये जो गीदड़ भभकियां दे रहे थे, इन गीदड़ भभकियों का क्या होता है। सर आपने आधी रात को समय निकाला है और हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। धन्यवाद।